नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबरता तक। खबरता तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है मदर इंडिया। यह फिल्म वर्ष 1957 ईस्वी में रूपहले पर्दे पर प्रदर्शित की गई थी और यह उस वर्ष की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक थे महबूब खान और इस फिल्म में मुख्य कलाकार की भूमिका नरगिस ने निभाई थी, जबकि कन्हैया लाल ने इस फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा राजकुमार, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, मुकरी आदि कलाकारों ने इसमें सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में बेहतरीन नृत्य के दृश्यों और श्रुति मधुर संगीत का समावेशन किया गया था। इस फिल्म के संगीतकार थे नौशाद और फिल्म के गानों को स्वरबद्ध किया था मन्ना डे, लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी। यूँ तो इस फिल्म के सभी गाने श्रुति मधुर थे, लेकिन उसमें से भी दुनिया में गर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में गर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिया, गम जिसने दिया है वही गम दूर करेगा। दुनिया में गर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। और पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली। रोए माता पिता उसकी दुनिया चली, रोए माता पिता उसकी दुनिया चली। पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली। तथा ना मैं भगवान हूँ ना मैं इंसान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। इसके अलावा होली के अवसर पर गाया गया एक श्रुति मधुर गीत, होली आई रे कन्हाई होली आई रे, होली आई रे कन्हाई रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। बरसे गुलाल रंग मोरे आंगनवा, अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजनवा। देखो नाचे मोरा मनवा, बरसे गुलाल रंग मोरे आंगनवा, अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजनवा। तेरे कारण घर से आई तेरे कारण हो, तेरे कारण घर से आई हूँ निकल के सुना दे जरा बांसुरी ने अपार प्रसिद्धि पाई थी।
आइए जानते हैं क्या है फिल्म मदर इंडिया की पूरी कहानी। फिल्म मदर इंडिया की कहानी की शुरुआत एक गांव में ग्रामीणों के द्वारा एक वृद्धा राधा, जिसकी भूमिका नरगिस ने निभाई है, से गांव में नवनिर्मित नहर के उद्घाटन करने के लिए आग्रह करने के दृश्य से होती है। राधा, जो किसी भी प्रकार से दिखावा करने का पक्षधर नहीं है, वह पहले तो इस नहर के उद्घाटन करने से इनकार कर देती है, लेकिन जब ग्रामीण यह कहते हैं कि उसके इस नहर के उद्घाटन नहीं करने पर वे लोग अन्य किसी से भी इस नहर का उद्घाटन नहीं करवाएंगे और यह नहर ऐसे ही बना हुआ रह जाएगा, जिससे गांव में अच्छी खेती नहीं हो पाएगी। ग्रामीणों की यह बात सुनकर राधा ग्रामीणों के साथ आकर उस नहर का उद्घाटन करने चली जाती है। उद्घाटन के क्रम में वह अपने अतीत की यादों में खो जाती है। उसका विवाह इस गांव के एक ग्रामीण सामू से होता है, जिसकी भूमिका राजकुमार ने निभाई है। धूमधाम से हुए इस विवाह के बाद जिस दिन वह अपने ससुराल आती है, उस दिन जब उसे गांव की स्त्रियां देखने के लिए आती है, तब वे राधा की सुंदरता को देखकर कहती है कि राधा देखने में तो सुंदर है, अब इसका गुण कैसा है यह तो बाद में पता चलेगा। तभी उन ग्रामीण महिलाओं में से एक महिला राधा की सास से कहती है कि लोग कहते हैं कि यह शादी उसने अपनी ज़मीन को सुखी लाला के पास गिरवी रखकर सूद के पैसे से किए हैं। इस पर राधा की सास उस ग्रामीण महिला से कहती है कि ज़मीन गिरवी ही तो रखा है, अब शादी धूमधाम से हो गई है, सामू खेती कर सुखी लाला के अनाज को देकर यह ज़मीन छुड़ा लेगा। ग्रामीण महिला की इस बात को घर के अंदर में रह रही राधा सुन लेती है। सामू खेती करने की जगह अब ज़्यादातर समय अपने नवविवाहिता पत्नी के साथ ही गुजारने लगता है। तब राधा उसे खेती करने के लिए बड़े प्यार से प्रेरित करती है। वह घर का सारा कामकाज भी निपटाती है और खेती के काम में सामू का हाथ भी बटाती है। इन दोनों की मेहनत रंग लाती है और उस वर्ष उसके खेत में अच्छा फसल उत्पादन होता है। जब अनाज खलिहान में तैयार हो रहा होता है, तभी राधा अपने पहले पुत्र को जन्म देती है। सामू इस खुशी में जब खलिहान में गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने लगता है, तब सुखी लाला वहां आ जाता है और सामू को यह कहते हुए अनाज बांटने से रोकता है कि वह पहले अनाज का 3 हिस्सा इसे दे दे। इस पर सामू इतराज़ जताते हुए कहता है कि कितने दिनों से वह उसे अनाज दे रहा है, तो क्या उसके सूद और मूल अभी तक पूरे नहीं हुए। इस बात को सुनकर सामू और सुखी लाला के बीच झगड़ा होने लगता है। उस समय तो सुखी लाला वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले दिन सुखी लाला ग्रामीणों को इकट्ठा कर पंचायत लगाता है और ग्रामीणों से कहता है कि सामू की माँ ने सामू के विवाह के समय उससे सूद पर 500 रुपये लिए थे, जिसे उसने अभी तक नहीं लौटाया है, और सामू तो अब इसे सूद के रूप में 3 हिस्सा अनाज भी नहीं दे रहा है। पहले तो ग्रामीण यह कहते हैं कि अब तक तो जितने अनाज उसने सामू से लिए हैं, उसमें सूद और मूल दोनों पूरे हो जाने चाहिए। इस पर सुखी लाला एक कागज़ दिखाते हुए अपनी बातों को जायज़ ठहराता है और ग्रामीणों द्वारा उसका पक्ष नहीं लिए जाने पर गांव में पुलिस बुलाने की धमकी देता है। तब ग्रामीण डर जाते हैं और सुखी लाला की बात को सही बताते हुए सामू से अपने अनाज का 3 भाग इसे देने की बात करते हैं। झक मारकर सामू को अपने अनाज का 3 हिस्सा सुखी लाला को देना पड़ता है। इस बीच राधा और 2 संतानों को जन्म देती है, जिससे घर का खर्चा बढ़ जाता है। घर का खर्चा पूरा करने के लिए राधा और सामू खेतों में खूब मेहनत करते हैं, लेकिन जब अनाज उपजता है तो उसका 3 हिस्सा सुखी लाला ले जाता है, जिससे उन लोगों को खाने के लिए अनाज की कमी पड़ने लगती है। राधा और सामू की 3 संतानों में बड़ा रामू, जिसके बड़े होने पर भूमिका राजेंद्र कुमार ने निभाई है, वह अपेक्षाकृत शांत और समझदार है। लेकिन मंझला बेटा बिरजू, जिसकी बड़े होने पर भूमिका सुनील दत्त ने निभाई है, वह अपेक्षाकृत मनसोख है। वह घर में तो दबंगई करता ही है, घर के बाहर गांव में भी दबंगई करता है। खासकर सुखी लाला की बेटी रूपा को तो वह अक्सर छेड़ते रहता है। बेटे को अच्छी तरह पढ़ाने लिखाने की उम्मीद लिए राधा अपने बेटे रामू और बिरजू को गांव में पंडित जी की पाठशाला में नामांकन करवा देती है। रामू तो यहाँ मन लगाकर पढ़ता है, लेकिन बिरजू यहाँ भी दबंगई करता है। यहाँ तक कि जब एक बार सबक याद नहीं करने पर पंडित जी ने रामू को मुर्गा बनने की सजा दी, तो बिरजू पंडित जी को ही मारपीट कर वहाँ से अपना घर भाग जाता है। एक दिन घर में खाने के लिए अनाज नहीं रहने पर जब सामू की माँ सुखी लाला के घर अनाज उधार लेने आती है, तो यहाँ बिरजू को सुखी लाला की बेटी रूपा के हाथों से उसके खाने का अनाज का कटोरा छीनते हुए पाती है। सुखी लाला जब यह देखकर बिरजू को भगाने लगता है, तो बिरजू सुखी लाला से भी लड़ने लगता है और उसे चोर बताता है। जैसे ही सामू की माँ वहाँ आती है, सुखी लाला जो बिरजू को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, वह झिझक जाता है और सामू की माँ की ठकुरसुआती करने लगता है। सामू की माँ जब सुखी लाला से उधार अनाज मांगती है, तो सुखी लाला उससे कहता है कि अनाज उधार लेने पर उसे कोई सामान बंधक रखना पड़ेगा। इस पर सामू की माँ कहती है कि ज़मीन तो उसने उसके घर में बंधक रखे ही हैं, अब कुछ और बंधक रखने के लिए उसके पास नहीं है।
इस पर सुखी लाला कहता है कुछ और नहीं तो घर के बर्तन और जेवर ही बंधक रख दो। इस पर जब सामू की माँ घर आकर राधा से बंधक रखने के लिए घर के बर्तन और जेवर देने की बात करती है, तब बिरजू इन लोगों को बर्तन नहीं लेने देता है। इस पर सामू की माँ बिरजू को वहीं रस्सी से बांध देती है और उससे कहती है कि आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। इसके बाद वह बर्तन और जेवर लेकर सुखी लाला से उधार लेने चली जाती है। इस बीच राधा उसे खाना खिला देती है। बर्तन और जेवर बंधक रखकर सुखी लाला के पास से अनाज उधार लेकर जब सामू की माँ घर आती है, तब वह राधा से बिरजू को खाना खिला देने के लिए कहती है। इस पर राधा कहती है कि उसने तो पहले ही बिरजू को खाना खिला दिया है। राधा घर की इस बिगड़ती हालत को संभालने का पूरा प्रयास करती है। इस क्रम में वह अपने पति सामू से कहती है कि वह बंजर भूमि को खेती के लायक बनाए। इस पर सामू कहता है कि उस बंजर भूमि में कई अनचाहे बड़े बड़े पौधे हैं जिसकी जड़ें काफ़ी गहरी है और जगह जगह पर पत्थर है जिसे निकालना संभव नहीं है। लेकिन राधा उसे हार मानने के लिए नहीं कहती है। और एक दिन जब राधा और सामू उस बंजर भूमि से पत्थर को निकालने का प्रयास कर रहे होते हैं, तब एक पत्थर को हटाने के क्रम में ज़्यादा जोर लगाने के कारण सबसे पहले तो एक बैल मर जाता है। तब राधा खुद को उस बैल की जगह पर जुए में लगा देती है और उस पत्थर को निकालने में जुट जाती है। इस क्रम में वह बड़ा पत्थर सामू के हाथ पर गिर जाता है जिससे उसका हाथ नाकाम हो जाता है। सामू के हाथ नाकाम हो जाने के बावजूद राधा हार नहीं मानती है और खेती करती है। वह सामू को अपने हाथों से खिलाती है। सामू अपने हाथ के इस तरह नाकाम हो जाने से मन ही मन खिन्न रहता है। एक दिन जब वह अपने बैलों को पानी पिला रहा होता है, तभी सुखी लाला वहां आ जाता है और उसके बैल को यह कहकर ले जाने लगता है कि उसने इस बार सूद के अनाज नहीं दिए हैं। सामू के प्रतिरोध करने के बावजूद सुखी लाला अपने कारिंदे के साथ जबरदस्ती बैल को लेकर चला जाता है और सामू पर ताना भी कसता है कि घर में बच्चे भूखे रहते हैं। उसकी पत्नी जी तोड़ मेहनत करती है और यह बैठे बैठे 2.5 सेर खाना खाते रहता है। सुखी लाला के जाने के बाद सामू अपना घर आता है। यहाँ राधा बड़े प्रेम से अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है, लेकिन तभी उसे सुखी लाला की कही बात याद आ जाती है और वह मन ही मन घर को छोड़कर चले जाने की योजना बना लेता है। रात में जब सब सोए हुए रहते हैं, तब सामू घर का दरवाज़ा खोलकर घर से कहीं बाहर चला जाता है। सामू की अचानक इस प्रकार से घर से चले जाने के बाद जैसे ही राधा की नींद खुलती है, वह अपने पति को ढूंढने निकल पड़ती है। उसके दोनों बच्चे बिरजू और रामू भी उसके साथ अपने पिता को ढूंढने निकलता है, लेकिन सामू का कहीं पता नहीं चलता है। थक हार कर राधा अपने दोनों बेटों के साथ घर वापस लौट आती है और यहाँ फिर जी तोड़ मेहनत करने लगती है। इस क्रम में एक दिन सामू के गम में उसकी माँ भी मर जाती है, जिससे पूरा घर बिखर जाता है। इस अवसर पर सुखी लाला उसके घर आ जाता है और राधा की सहेली से कहता है कि वो राधा को कहे कि अब तो उसका पति भी नहीं है और उसकी सास भी नहीं है। ऐसे में वह इसकी बनकर रहे तो बच्चे भी भूखे नहीं रहेंगे और वह भी रानी बनकर रहेगी। यह सुनकर राधा सुखी लाला पर गुस्सा करती है और उसे तुरंत वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। तब सुखी लाला यह कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि जब सब भूखे मरने लगेंगे तब इसका होश ठिकाने आएगा और यह मेरे पास रहने के लिए अपने आप चली आएगी। इसके बाद राधा अपने बच्चों के साथ मिलकर खेती बाड़ी कर अपनी स्थिति सुधारने में लग जाती है। तभी एक बड़ी विडम्बना सामने आ जाती है। उस वर्ष बड़ी तेज़ बारिश होती है और गांव में बाढ़ आ जाता है। खेती बाड़ी तो चौपट हो ही जाती है, घर द्वार भी गिरने लगते हैं। इस बाढ़ में राधा का भी घर गिर जाता है और उस बाढ़ में उसका छोटा बेटा बह जाता है। तब राधा अपने बाकी बचे दोनों बेटे रामू और बिरजू को एक खाट पर बिठाकर अपने सिर पर उठाकर उसकी प्राण रक्षा करती है। इस दौरान एक सांप भी राधा की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके बावजूद राधा अपने दोनों बेटे को खाट पर उठाए रखती है। इस बाढ़ में उसके घर के छत बिछत हो जाने के कारण उसके घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचता है। बच्चे भूख से बिलखने लगते हैं। तभी सुखी लाला अपनी वासना की पूर्ति के लिए राधा के पास आकर उसे अपनी बनाने की बात करता है। इस पर राधा उसे धिक्कारते हुए यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन सुखी लाला यह सुनकर भी भागने की जगह रामू और बिरजू को खाने के लिए अनाज देता है। राधा के मना करने पर रामू तो सुखी लाला के अनाज को फेंक देता है, लेकिन बहुत भूखा होने के कारण बिरजू उसे खाने लगता है। तब राधा उससे कहती है कि तुम्हें अपनी माँ चाहिए या यह अनाज। तब बिरजू भी अपने मुंह तक का अनाज निकालकर सुखी लाला के मुंह पर फेंक देता है और उसे चोर बताता है। तब सुखी लाला यह कहते वहाँ से चला जाता है कि देखता हूँ तुम कितने दिनों तक मेरी बात नहीं मानती हो, लेकिन जब भी तुम चाहो मेरे पास आकर मेरी बनकर रह सकती हो। तब तुम्हारे बच्चों को भी खाने की कमी नहीं होगी और तुम भी रानी बनकर रहोगी। सुखी लाला के वहाँ से जाने के बाद भूख से व्याकुल होकर बिरजू बेहोश हो जाता है। राधा उसे होश में लाने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन बिरजू होश में नहीं आता है। तब राधा सुखी लाला के पास अपनी इज्जत गंवा कर भी अनाज लेने के लिए चली आती है।
राधा को अपने घर अनाज लेने के लिए आया देख सुखी लाला अपनी वासना पूर्ति में जुट जाता है। वह राधा के गले में एक सोने की हार डाल देता है और उसे रानी बनाकर रखने की बात करता है। लेकिन राधा के अनाज मांगने पर वह पहले राधा से अपनी वासना पूर्ति करने की बात करता है। तब राधा वहाँ रखी देवी देवताओं की मूर्तियों को देखकर कहती है कि मैं हर हाल में अपनी इज्जत बचाना चाहती थी, लेकिन मैं अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती। राधा को देवी देव मूर्तियों से इस प्रकार बातें करते हुए देख सुखी लाला उन देवी देवताओं की मूर्तियों को लेकर दूसरी जगह रखने के लिए जाने लगता है। तब राधा उससे उन देवी देवताओं की मूर्तियों को छीनकर उससे कहती है कि उसे इन देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने ही इसका बलात्कार करना होगा, ताकि यह देवी देवता भी अपनी आंखों से सारी चीज़ों को देख सके। तभी देवी देवताओं की मूर्तियों में से राधा के पति सामू के द्वारा उसे पहनाया गया वह हार, जिसे उसने सुखी लाला के पास गिरवी रखी थी, वह गिर जाता है, जिसे देखकर राधा के मन में एक विचार कौन उठता है। उसके बाद वह सुखी लाला से कहती है कि उसे अनाज नहीं चाहिए, यह देवी देवता ही अब उसके बच्चों की रखवाली करेंगे। ऐसा कहकर जब वह वहाँ से जाने लगती है तब सुखी लाला ज़बरदस्ती उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है। इस पर राधा उसे वहाँ पड़ी एक लाठी से पीटने लगती है और मौका पाकर वहाँ से भागकर अपने घर चली आती है। यहाँ आकर वह कीचड़ भरे ज़मीन से कुछ कंदमूल निकालती है और उसे उबालकर अपने बच्चों को खिलाकर उसकी प्राण रक्षा करती है और खुद भी उस कंदमूल को खाती है। एक दिन जब वह अपने दोनों बेटे के साथ खेत में काम कर रही होती है तभी उसकी सहेली आकर उससे कहती है कि सारे गांव वाले इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ 2 वर्षों तक कोई अनाज नहीं उपजेगा। इस पर राधा उससे कहती है कि वह गांव वाले के साथ गांव छोड़कर नहीं जाएगी। तब सब गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगते हैं। इसे देखकर राधा एक भावनापूर्ण गीत गाते हुए सभी लोगों से प्रार्थना करती है कि वे अपने गांव को छोड़कर न जाएं। धरती माता उसे बुला रही है और इस भावना प्रधान गीत का ग्रामीणों पर बड़ा असर पड़ता है और वे गांव छोड़ने का अपना इरादा बदलकर गांव में ही रहने के लिए वापस चले आते हैं। इस बीच राधा के दोनों बड़े लड़के रामू और बिरजू इस लायक हो जाते हैं कि खेती बाड़ी और घर गृहस्थी के काम में अपनी माँ का हाथ बटा सके। तीनों की मेहनत से खेतों में फसल भी अच्छा उपजता है, जिससे उनकी हालत अब दिनों दिन सुधरने लगती है। सुखी लाला अक्सर राधा को वासना भरी नज़र से देखते रहता है, लेकिन राधा की दृढ़ता और पवित्रता के सामने उसकी एक नहीं चलती है। एक दिन वह राधा के पास आकर उसे कहता है कि वह यहाँ अपने हिस्से का अनाज उससे मांगने के लिए आया है। इस पर राधा उसे खलिहान पर जाकर अपने हिस्से का अनाज ले लेने के लिए कहती है। सुखी लाला जब यहाँ खलिहान आता है तो यहाँ अनाज के ढेर पर बिरजू को लेटा हुआ पाता है। वह बिरजू से अनाज का 3 हिस्सा देने के लिए कहता है। तब बिरजू उससे हिसाब दिखाने के लिए कहता है। इस पर सुखी लाला गुस्सा जाता है, लेकिन वह अपने ही अंदाज में अपने कारिंदों से कहता है कि इसके बाप ने कभी हिसाब के कागजात नहीं देखे, लेकिन यह कहता है तो इसे हिसाब दिखा दो। इस पर सुखी लाला के कारिंदे बिरजू पर बंदूक तान देता है। यहाँ और शोर को सुनकर राधा यहाँ आ जाती है, जिसे देखकर सुखी लाला उसकी ठकुर सुहाती करने लगता है और कहता है कि उसने तो अपने करिंदे से बिरजू को हिसाब दिखाने के लिए कहा था, लेकिन ये लोग तो उसे बंदूक दिखाने लगे। फिर वह अपने करिंदे को डांट फटकार कर अपनी बंदूक बिरजू की तरफ सटाने के लिए कहता है और बिरजू को एक कागजात देते हुए कहता है कि लो, यह है तुम्हारा कागज़ और इसमें लिखा हुआ है तुम्हारा सारा हिसाब। बिरजू को पढ़ना नहीं आता है, जो उस कागज़ को लेकर ग्रामीणों को देते हुए पढ़कर सुनाने के लिए कहता है, लेकिन ग्रामीण भी उस कागज़ को नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उन लोगों को भी पढ़ना नहीं आता है। तब बिरजू गांव के पाठशाला के पंडित जी के पास उस कागजात को पढ़वाने के लिए पंडित जी की पाठशाला चला आता है और इधर राधा के कहने पर सुखी लाला के कारिंदे 3 हिस्से से भी ज़्यादा अनाज लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बिरजू जब उस कागजात को लिए पाठशाला आता है तो यहाँ पंडित जी की जगह उसकी बेटी चंद्रा, जो बिरजू से प्यार करती है और जिससे बिरजू भी प्यार करता है, वह बच्चों को पढ़ा रही होती है। बिरजू बच्चों के बीच बैठकर ककहरा दोहराने लगता है, जिसे देखकर बच्चे हंसने लगते हैं। तब चंद्रा आकर बिरजू से कहती है कि जब पढ़ाई की उम्र थी तब तो उसने पढ़ाई नहीं की और इधर उधर जुआ खेलता रहा, ताश खेलता रहा। फिर वह बिरजू से अच्छा आदमी बनने की बात करते हुए बिरजू के लाए कागजात को पढ़कर यह बता देती है, इस कागजात के हिसाब से तो सुखी लाला के सूद और मूल कब के पूरे हो चुके हैं। बिरजू जब वहाँ से वापस अपना घर लौट रहा होता है तब उसे अपने भाई रामू की प्रेमिका चंपा मिलती है, जिसे वह भाभी कहकर पुकारता है। इस पर चंपा उससे कहती है कि वह उसकी भाभी नहीं है। तब बिरजू चंपा से कहता है कि आज नहीं है तो कल हो जाएगी, क्योंकि यह जानता है कि वह उसके भाई रामू से प्यार करती है। बिरजू वहाँ से जाता है तब रामू वहाँ आ जाता है और चंपा से प्यार करने लगता है। चंपा के पास से जब बिरजू आगे आता है तो यहाँ वह रूपा और उसकी सहेलियों को माथे पर मटका में पानी लिए हुए आते हुए दिखाई पड़ती है।
यह एक पत्थर से उसके घड़े को फोड़ देता है, जिससे रूपा का कपड़ा भीग जाता है। फिर बिरजू एक घड़े में सांप छिपाकर उस घड़े को रूपा को देता है, तो रूपा इससे काफ़ी डर जाती है और वहाँ से अपनी सहेलियों के साथ बिरजू के घर आकर उसकी माँ राधा से उसकी शिकायत करती है। तभी बिरजू घर आता है और वहाँ रूपा और उसकी सहेलियों को देखकर छुपकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन राधा उसे देख लेती है। वह बिरजू को गांव की लड़कियों को छेड़ने के लिए फटकारने लगती है। तब बिरजू कहता है कि उसने लड़कियों को नहीं छेड़ा है, लेकिन राधा उसकी बात नहीं मानती है और कहती है कि वह बचपन से ही सांप पकड़ता है, ऐसे में वह इस प्रकार की छेड़खानी कर सकता है। तब वह बिरजू से कहती है कि वह उसके इस हरकत को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके बाद रूपा वहाँ से चली जाती है। एक दिन बिरजू सुखी लाला के घर से चोरी कर सोने की कंगन अपनी माँ को देता है। तभी रामू वहाँ आकर उस कंगन के चोरी की होने की बात बताता है। इस पर राधा बिरजू से चोरी के कंगन लाकर उसे पहनाने की बात को पूछताछ कर रही होती है। तभी सुखी लाला गांव वाले के साथ वहां आ जाता है और इस कंगन के अपने होने की बात करते हुए मामला पुलिस में ले जाने की बात करता है। तब राधा उसे खोलकर सुखी लाला को देने लगती है। तब बिरजू उसे ऐसा करने से रोकने लगता है, लेकिन राधा ज़बरदस्ती उस कंगन को अपने हाथ से खोलकर सुखी लाला को दे देती है। इसके बाद एक दिन बिरजू सुखी लाला के करिंदे से छीनकर एक बंदूक को खलिहान के पुआल में छिपा रहा था, जिसे राधा देख लेती है। वह बिरजू को उस बंदूक को बाहर फेंक देने के लिए कहती है, लेकिन बिरजू उसके लिए तैयार नहीं होता है। तब रामू राधा के कहने पर आकर ज़बरदस्ती बिरजू के हाथ से बंदूक को छीनकर बाहर फेंक देता है। इस बीच रामू की शादी चंपा से तय हो जाती है। तब राधा यह सोचकर कि बिरजू भी बिगड़ता चला जा रहा है, इसकी भी शादी कर देती हूँ। वह गांव के पाठशाला वाले पंडित जी के पास आती है और चंद्रा की शादी बिरजू से करने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन पंडित जी उससे यह कहते हुए शादी से इनकार कर देते हैं कि बिरजू तो दिन भर जुआ खेलता है। साथ ही वह यह भी बताता है कि सुना है कि सुखी लाला उसे जेल भिजवाने की तैयारी कर रहा है। तब राधा वहाँ से चली आती है। रास्ते में उसे बिरजू मिलता है, तो वह बिरजू पर गुस्सा करती है कि वह 3 दिन भर जुआ खेलता रहता है, इसलिए अब उसकी शादी भी नहीं होगी, अब सिर्फ रामू की ही शादी करेगी। राधा के वहाँ से जाने के बाद बिरजू वहाँ अकेला रह जाता है। तभी चंद्रा वहाँ आ जाती है। चंद्रा को देखकर बिरजू उससे कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमसे मेरी शादी नहीं हुई, अब मैं सुधरूंगा भी नहीं और सुखी लाला से बदला लूँगा। फिर वह चंद्रा से कहता है कि उसके भाई की शादी होने वाली है, इसमें वह जरूर आए। रामू की शादी बड़े धूमधाम से होती है, जिसमें बिरजू और चंद्रा पूरा उत्साह से हिस्सा लेती है। इसके बाद जब रामू को एक लड़का होता है, तब बिरजू बहुत खुश होता है और खलिहान से गरीबों को अनाज बांटने लगता है। बिरजू को इस प्रकार गरीबों में अनाज बांटते देख सुखी लाला वहाँ आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। तब बिरजू उसे पीट कर वहाँ से भगा देता है। सुखी लाला बिरजू को इसका परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए वहाँ से चला जाता है। एक दिन सुखी लाला की बेटी रूपा बिरजू की माँ राधा का उसके यहाँ गिरवी रखा हुआ वह कंगन पहनकर निकलती है, तो बिरजू ज़बरदस्ती उस कंगन को छीनने लगता है। तभी सुखी लाला अपने कारिंदे और ग्रामीणों के साथ वहाँ आ जाता है और जमकर बिरजू की पिटाई कर उसे मरणासन्न कर देता है। तब राधा वहाँ आ जाती है और सभी ग्रामीणों से कहती है कि सब कोई बिरजू को दोष देता है, लेकिन यह लड़कियाँ ही उसे छेड़ती हैं। लेकिन कोई भी ग्रामीण राधा की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तब राधा बिरजू को बेहोशी की हालत में किसी तरह वहाँ से लाकर अपने खलिहान के पुआल में छुपा देती है। तभी सुखी लाला और ग्रामीण तथा सुखी लाला के कारिंदे वहाँ आ जाते हैं। सुखी लाला अपने कारिंदे से कहता है कि सारे पुआल में आग लगा दो, जिससे बिरजू इस भयानक आग में झुलस कर मर जाए। आग जब पूरा जोर पकड़ लेती है, तब राधा उसके बीच में घुसकर बिरजू को ढूंढने लगती है, जिस क्रम में वह खुद भी भयानक आग के लपेट में आ जाती है। तभी रामू भी वहाँ आ जाता है और वह आग में घुसकर अपनी माँ राधा और बिरजू को बचाकर निकाले जाने में सफल हो जाता है। इसके बाद बिरजू गांव छोड़कर चला जाता है और एक डकैत बन जाता है। एक दिन सुखी लाला की बेटी रूपा की बिरजू से मुलाकात होती है, तो वह बिरजू को ताना देते हुए कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हारी शादी चंद्रा से नहीं हुई, लेकिन मेरी शादी 3 दिन के बाद होने वाली है। इस पर बिरजू कहता है कि वह इसकी भी शादी नहीं होने देगा और मंडप से उठा कर ले जाएगा। रूपा बिरजू की कही इस बात को अपने पिता सुखी लाला को बता देती है। इस पर सुखी लाला राधा के पास आता है और उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि वह बिरजू को ऐसा करने से रोके। इस पर राधा सुखी लाला को आश्वस्त करती है कि वह जाकर अपने बेटी रूपा की शादी की तैयारी करे, बिरजू ऐसा नहीं करेगा। सुखी लाला की बेटी की शादी के दिन राधा जब सुखी लाला के घर की तरफ जा रही होती है, ताकि अगर बिरजू कुछ गलत करना चाहे तो वह उसे रोक सके,
तो रास्ते में ही उसकी मुलाकात बिरजू से हो जाती है, जो अपने डकैत साथियों के साथ सुखी लाला की बेटी रूपा को विवाह मंडप से उठाकर ले जाने के लिए जा रहा होता है। अपनी माँ को देखकर बिरजू उसके पास चला आता है। इस पर उसकी माँ राधा उससे कहती है कि उसने यह कैसा वेश धारण किया है। फिर वह बिरजू से कहती है कि वो अपने मन से सुखी लाला की बेटी के विवाह मंडप से उठाकर ले जाने की बात को निकाल दे, क्योंकि सुखी लाला की बेटी सिर्फ सुखी लाला की बेटी नहीं बल्कि पूरे गांव की बेटी है। वो बिरजू को इस बात की भी धमकी देती है और वह ज़बरदस्ती सुखी लाला की बेटी को विवाह मंडप से उठाकर ले जाना चाहेगा तो यह उसे हरगिज ऐसा नहीं करने देगी। लेकिन बदले की भावना से भरा हुआ बिरजू माँ से अपना हाथ छुड़ाकर घोड़े पर चढ़कर सुखी लाला के घर आ जाता है और सबसे पहले सुखी लाला को गोली मार देता है। उसके बाद विवाह मंडप से सुखी लाला की बेटी को लेकर जाने लगता है तो उसकी माँ राधा उसे रोकने का प्रयास करती है, लेकिन बिरजू अपनी माँ राधा को एक तरफ धकेल कर सुखी लाला की बेटी रूपा को लेकर वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर राधा वहाँ पड़ी एक बंदूक को उठाकर बिरजू को गोली मार देती है। गोली से घायल होकर बिरजू वहीं गिर पड़ता है। तब राधा बिरजू से कहती है कि वह गलत काम कर रहा था, क्योंकि सुखी लाला की बेटी पूरे गांव की बेटी थी और यह किसी को भी अपनी गांव की इज्जत से खिलवाड़ करने नहीं देगी, चाहे वह उसका बेटा ही क्यों न हो। फिर वह बिरजू को बचाने के लिए रामू के साथ उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती है, लेकिन इससे पहले ही बिरजू अपना दम तोड़ देता है। तभी गांव वाले राधा के गांव के प्रति समर्पण को देखते हुए उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। इस दृश्य के साथ ही फिल्म मदर इंडिया की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।